जितनी गलतियां हो सकती हैं, जितनी वैरायटीज की गलतियां हो सकती हैं यहाँ कर लीजिए, वहाँ नहीं करना। वहाँ गलतियां करते हैं सीधे 1 साल मिलता है, फिर पेरेंट्स को तो पड़ता ही है, आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो बहुत प्यार से पढ़ेंगे। एक्सट्रीम साइलेंस ना, नज़रें सामने सुने। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को आपको मेरे नोट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आधा अधूरा लिखा हुआ है। मैंने इतना कुछ लिख दिया, एनसीईआरटी ने बस कुछ स्टेटमेंट्स में टॉपिक कंप्लीट कर रखा है। आप पढ़ने के मूड में बच्चों? मैं पढ़ाने के मूड में हूँ। डेडली कॉम्बिनेशन, फिर दोहराता हूँ, कोई लिखता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, मैंने कह दिया।
गुड मॉर्निंग। लिखना बंद कर दें। Learn to pay respect to the words of your teachers. लिखना बंद कर दें। इस टॉपिक में एनसीईआरटी की कुछ चुनिंदा लाइनें, मॉड्यूल की कुछ एडिशनल बातें और उसके भी अलावा बहुत सारी एडिशनल बातें टॉपिक्स को समझने के लिए। एनसीईआरटी में शब्द नहीं है प्रोटोबायोंट, मॉड्यूल में भी ये शब्द नहीं है, नीट में 2 बार आ चुका है। फिर सजा सजा कर लिखा है, अब सजा सजा कर यहां लिखना है। मैं पूरा का पूरा एज इट इज लिखकर बाहर भी लगा दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी कर दूंगा, लास्ट पर लिखने का समय भी दे दूंगा। तो एक्सक्यूज थोड़ी ना होना चाहिए। किसी को लास्ट में इसका फोटो खींचना हो तो मैं 30 सेकंड के लिए बाहर भी चला जाऊंगा। हर चीज की जा सकती है, पर जो समझाया जा रहा है वो दोबारा नहीं होगा एट एनी कॉस्ट। ये हमारा टारगेट है आज का लेक्चर का, बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। लिखना बंद कर दें, पेन पेंसिल नीचे रख दें। कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं बच्चों, कई बार गलत फहमियां हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग, और गलती से अगर डिसरिस्पेक्ट महसूस हो गया तो फिर तकलीफ है। तो फिर दोहराता हूं, लिखना बंद कर दें। जब तक मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट नहीं हो जाएगा आपको नहीं लिखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक को आपको मेरे नोट से पढ़ना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में आधा अधूरा लिखा हुआ है। मैंने इतना कुछ लिख दिया, एनसीईआरटी ने बस कुछ स्टेटमेंट्स में टॉपिक कंप्लीट कर रखा है, तो एनसीईआरटी ने आधा अधूरा लिख रखा है। और वही आधा अधूरा हमने थोड़ा घुमा फिर कर मॉड्यूल में लिख दिया, तो मॉड्यूल में भी आधा अधूरा ही है, ये पूरा है। तो इस टॉपिक को अगर पढ़ने का मन करे ना तो कहां से पढ़ना है, यहां से पढ़ना है, दैट्स इट। बाकी लास्ट में एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं, बेहतरीन लेक्चर होगा। और बोलने की रफ्तार इसी अंदाज में रखेंगे। आप पढ़ने के मूड में बच्चों? मैं पढ़ाने के मूड में हूं। डेडली कॉम्बिनेशन। फिर दोहराता हूं, कोई लिखता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, मैंने कह दिया। फिर बाद में तो सीधे कंसिक्वेंसेस होते हैं, बाद में थोड़ा ना बताएंगे। फिर पहले सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लिखने का समय भी दे दूंगा। शुरू करते हैं आज की क्लास, है ना? बेहतरीन क्लास है, ध्यान सुने, थोड़ा अलर्ट होके बैठ जाएं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। बहुत प्यार से पढ़ेंगे ना, सुने। और फिर दोहराता हूं, टेस्ट पेपर बेहतरीन, टेस्ट पेपर बेहतरीन। बेहतरीन का मतलब बेहतरीन। वही जो गलतियां आपने की हैं आप फिर से करेंगे। एमजे सर की सोच समझें, जितनी गलतियां हो सकती हैं, जितनी वैरायटीज की गलतियां हो सकती हैं यहां कर लीजिए, वहां नहीं करना। यहां गलतियां करते हैं एक और माइनर टेस्ट मिलता है, वहां गलतियां करते हैं सीधे 1 साल मिलता है फिर। और बहुत बड़ी बात है जी, वो साल बहुत महंगा पड़ता है। पेरेंट्स को तो पड़ता ही है, आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है। समझें इस चीज़ को, है ना? मैं शुरू करता हूँ आज की क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चों। रिवाइज करते हैं हल्का सा, एक्सट्रीम साइलेंस। फिर दोहराता हूँ, लिखना नहीं है ना। सच्चाई है ये, ऐसे लेक्चर्स और ऐसे लेक्चरर्स नसीब से मिलते हैं, सिर्फ डायलॉग नहीं है ये। जो पढ़ रहा है ना वो जानता है इस चीज़ को। तो बहुत प्यार से पढ़ेंगे, एक्सट्रीम साइलेंस, है ना? नजरें सामने, सुने। हमने 12th क्लास की जूलॉजी का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था इवोल्यूशन। याद कीजिए इवोल्यूशन क्या है। इवोल्यूशन बस एक
कहानी है दोस्तों, कहानी के अंदाज में सुन रहे हैं। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन एक कहानी है। ये फैन बंद कर दीजिए। ये ऐसे लेक्चर्स हैं जिनको पढ़ाकर गर्व महसूस होता है खुद पर कि हाँ यार अपन एमजे स्टार हैं, अपन टीचर हैं। ये ऐसे लेक्चर्स हैं और कंफर्म कह रहा हूं मैं आपको, यू विल बी प्राउड ऑफ योर एमजे सर वन डे, इररेस्पेक्टिवली सिलेक्शन हो चाहे ना हो। वो तो एक अलग चीज है, मैक्सिमम का नहीं होता, कड़वा सच है ये। मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं होता है, सच्चाई है ये। मैं कह तो रहा हूं, सिलेक्शन हो चाहे ना हो, यू विल बी प्राउड ऑफ योर एमजे सर वन डे। और एमजे सर इसी सोच के साथ काम करते हैं। जो सेलेक्ट होता है वो तो हो गया ना, पर जो नहीं हुआ उसका क्या? उसके भी दिल में होता है कि हाँ यार सर ने तो जान लगाई थी, वो तो मैं ही नालायक निकला, मैंने जान नहीं लगाई। फिर दोहराता हूं, लिखना नहीं है ना। बढ़िया लेक्चर है जी, सुने। इवोल्यूशन क्या है बच्चों? बस एक कहानी है दोस्तों। आवाज में वही भारीपन लेकर आते हैं, कहानी को कहानी के अंदाज में सुनते हैं। सुने, इवोल्यूशन क्या है? बस एक कहानी है दोस्तों। ये कहानी है बच्चों 4 चीजों की। ये कहानी है बच्चों ब्रह्मांड के बनने की। द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बन चुका है 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। ये कहानी है ब्रह्मांड में धरती के बनने की। द ओरिजिन ऑफ अर्थ बन चुकी है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। क्रेडिट वंस अगेन गोज टू बिग बैंग थ्योरी एक्सेप्टेड। वो अलग बात है कि अभी जो ताजा ताजा प्रिमिटिव अर्थ बनी है उस पर एटमॉस्फेयर नहीं है, इट वॉज फॉर्म्ड लेटर। पिछली क्लास में हम बना चुके थे। अब ये कहानी है धरती पर पहले जीवन के बनने की। इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा जी, फर्स्ट। अगर आपसे पूछा जाए कि आज धरती पर जीवन कैसे बनता है, आंसर जाएगा थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। आज धरती पर जीवन कैसे बनता है? हमें मालूम है लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। पर ये कहानी इस चीज की थोड़ी ना बच्चों, ये कहानी इस बात की है कि धरती पर फर्स्ट लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई होगी। अब धरती पर पहला जीवन कैसे आया होगा उसको समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हमने डिस्कस की थी। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन भगवान की बात करती है, रिजेक्टेड। भगवान रिजेक्टेड नहीं, थ्योरी रिजेक्टेड। भगवान को रिजेक्ट थोड़ा ना करना है, मन में रखें, उससे थोड़ी ताकत मिलती है लड़ने की। दूसरी थ्योरी कॉस्मिक पेंस्पर्मिया थ्योरी, आसमान वाली थ्योरी, रिजेक्टेड। तीसरी थ्योरी द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ए बायोजेनेसिस, कि लाइफ जो है वो नॉन लिविंग चीजों से अपने आप आती है, रिजेक्टेड। लाइफ कभी भी नॉन लिविंग चीजों से ओरिजिनेट नहीं होती है, गलत है ये चीज। चौथी थ्योरी जो है ना बेटा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, वो बिल्कुल सही है। लाइफ ऑलवेज कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, बिल्कुल सही है। और ए बायोजेनेसिस को गलत साबित करने के लिए और बायोजेनेसिस को सही साबित करने के लिए एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था लुईस पाश्चर के द्वारा, दैट इज स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया था कि किल्ड यीस्ट, मरे हुए यीस्ट में ये पावर नहीं होती है कि वो जम्स यानी लाइफ को ओरिजिनेट कर सके। अगर ऐसा होता तो जो स्वान नेक वाला फ्लास्क था वहां पर भी तो किल्ड यीस्ट था, उसमें भी लाइफ अपने आप ओरिजिनेट हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं होता है। दैट्स इट। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस बिल्कुल सही है, हालांकि वो हमें ये नहीं बता पाई कि धरती पर फर्स्ट लाइफ कैसे आती है। इसीलिए आज भी एक थ्योरी की जरूरत थी जो हमें यह बताए कि धरती पर फर्स्ट लाइफ कैसे आती है, और उसका जवाब है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। एक चीज समझें, आज के टाइम पर बायोजेनेसिस चलता है, ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी नहीं चलती है। आज के टाइम पर लाइफ बायोजेनेसिस से आती है, पर धरती पर जो पहली लाइफ आई थी वो ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पिछली क्लास में पढ़ा था रिवाइज करवा रहा हूं, बेहतरीन लेक्चर है, ध्यान सुने। 2 साइंटिस्ट हैं, ऑपेरिन रशिया के, हेल्डेन इंग्लैंड के। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम है ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। हालांकि मैक्सिमम काम ऑपेरिन साहब का था, इसलिए इसको हम आम भाषा में कभी कभी ऑपेरिन्स थ्योरी भी कहते हैं। तो फाइनली जब ये थ्योरी छपी, पब्लिश हुई, तो किसकी बुक में पब्लिश हुई? ऑपेरिन साहब की किताब में, और उस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। दैट्स इट। एनसीईआरटी क्या कहती है? ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी जो है इट इज अ वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस।
ये ए बायोजेनेसिस नहीं है, ए बायोजेनेसिस तो गलत थ्योरी है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑपेरिन हेल्डियन थ्योरी ए बायोजेनेसिस का एक वर्जन है, उसका एक रूप है। और क्या रूप है? प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। पूरा लेक्चर रिवाइज करवा रहा हूं। प्राइमरी ए बायोजेनेसिस, इसका मतलब धरती पर जो पहली लाइफ बनी थी, प्राइमरी फर्स्ट, बस वो बनी थी नॉन लिविंग चीजों से, दैट्स इट। यानी धरती पर पहली बार तो हुआ था ए बायोजेनेसिस, उसके बाद हमेशा क्या होता आ रहा है? बायोजेनेसिस। तो ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट ए बायोजेनेसिस, दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस, ऑल्सो रेफर टू एज प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। बाकी चार को अगर आप एंशिएंट थ्योरीज कहोगे तो इसको हम मॉडर्न थ्योरी कह सकते हैं। याद कीजिए, ऑपेरिन की जो कहानी है इसके दो चरण हैं, दो हाफ हैं। इस पिक्चर के दो हाफ हैं। इंटरवल से पहले केमिकल इवोल्यूशन, इंटरवल के बाद बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। इस कहानी के दो हाफ हैं। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं बेटा जी, कोशिश करिए समझ में आ जाए। मिलकर माँ तक जाएंगे ना, जाएंगे ना बच्चों? थोड़ा अलर्ट होकर बैठ जाएं। फिर दोहराता हूं, लिखना नहीं। इस कहानी के दो हाफ हैं, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। धरती पर पहले क्या हुआ? केमिकल इवोल्यूशन फॉलोड बाय बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन को कीमोजेनी कह सकते हैं। ये वो इवोल्यूशन था जिसके माध्यम से हमने सिर्फ केमिकल्स को जनरेट किया है, कीमोजेनी। और एक बार केमिकल्स जनरेट हो गए तो उनसे हमने लाइफ को जनरेट किया है, बायो को जनरेट किया है। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का नाम है बायोजेनी। टॉपिक को आसान बनाने के लिए केमिकल इवोल्यूशन को हम 4 स्टेजेस में पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को भी हम 4 स्टेजेस में पढ़ेंगे। व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट जैसे कि एटम्स, जब धरती बनी थी ये धरती पर मौजूद थे, तो इन सिंपल इनऑर्गेनिक कंस्ट्रेंट से चलकर समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, जैसे कि प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये कहलाता है केमिकल इवोल्यूशन। ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और फिर हम इन कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पहला जीवन बनते हुए देखेंगे। वो सेकेंड हाफ है, क्या कहलाएगा बेटा? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं धरती पर जो पहली लाइफ बनी थी वो नॉन लिविंग मैक्रोमोलिक्यूल से बनी है, इसलिए हम कह सकते हैं प्राइमरी ए बायोजेनेसिस। उसके बाद तो फिर जितनी भी लाइफ बनी है वो उसी लाइफ के बायोजेनेसिस से ओरिजिनेट हुई है। तो बस पहली बार क्या हुआ था? ए बायोजेनेसिस। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, सुनते जाएं। ऑपेरिन की कहानी के दो हाफ हैं। पहला हाफ रिवाइज करते हैं, केमिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस। एक चीज समझो, आज धरती पर केमिकल इवोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि आज तो एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग हो चुका है। आज ओजोन भी तो है जो हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को रोकती है। तो ध्यान रखिएगा, आज ये थ्योरी काम नहीं करती है। ये उस समय की बात है जब रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था और ओजोन का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। पहली बात तो बस पहली बार हुआ था ए बायोजेनेसिस। उसके बाद तो हमेशा बेटा जी बायोजेनेसिस ही तो चल रहा है। तो ऑपेरिन की कहानी के 2 हाफ हैं, केमिकल इवोल्यूशन वर्सेस बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन में 4 स्टेजेस हैं, एटॉमिक स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। याद कीजिए, ऑपेरिन ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है जीवन को बनाने के लिए, प्रोटोप्लाज्म को बनाने के लिए जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो अपने सिंपलेस्ट इनऑर्गेनिक फॉर्म में यानी एटॉमिक स्टेज में धरती पर मौजूद रहे होंगे। दैट्स इट। तो एटम्स तो मौजूद थे ही सही, हाइड्रोजन लाइटेस्ट था तो हाइड्रोजन मैक्सिमम रहा होगा। बाकी धरती पर सारे एटम्स मौजूद थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, आर्गन एटसेट्रा। याद कीजिए, प्रिमिटिव अर्थ पर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 कंडीशंस: हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड लाइटनिंग। एक एक चीज समझाई थी, जस्ट इमेजिन। गुड मॉर्निंग बच्चों। और जब हाई टेम्परेचर था, आज उतना हाई टेम्परेचर नहीं है, जब हाई टेम्परेचर था तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए बहुत धीमी रफ्तार में पड़ रहे हैं, वो एटम्स आपस में जुड़ने लगे होंगे, बॉन्ड बनाने लगे होंगे स्टेबिलिटी के लिए, और एटॉमिक स्टेज के बाद मॉलिक्यूलर स्टेज आने लगी होगी। पर हाँ, कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं रहा होगा? O2 मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रोजन जो है चूंकि मोस्ट अबंडेंट था तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण हाइड्रोजन ने सभी ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्ड बनाकर किसका फॉर्मेशन कर लिया था? वाटर मॉलिक्यूल का। दैट्स इट।
तो उस जमाने में जब एटमॉस्फेयर बना होगा उसमें फ्री ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। तो ये सॉन्ग में आना चाहिए, केमिकल इवोल्यूशन टेक्स प्लेस ओनली इन रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसलिए आज केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो सकता है। बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, आप रिजल्ट दीजिएगा। रिजल्ट देंगे ना बच्चों? माइनर टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, 3 मई 2026 की बात कर रहा हूं। माइनर टेस्ट में तो पेपर बढ़िया आएगा ना, कोशिश कीजिएगा। सुने, तो एटम्स आपस में जुड़ने लगे होंगे। पहले बात तो जुड़ क्यों रहे हैं, बॉन्ड क्यों बना रहे हैं? स्टेबिलिटी के लिए, और मॉलिक्यूल्स बनने लगे होंगे। अगर पूछा जाए कि धरती पर उस जमाने में पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन बना होगा, तो हम कह सकते हैं CH4। पहले इनऑर्गेनिक कौन से बने होंगे, तो वाटर एंड अमोनिया, ऐसा कुछ। बस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहा होगा। और इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो धरती की सतह के ऊपर अब धीरे धीरे ठहरने लगे होंगे, क्योंकि टेम्परेचर कम हो रहा था, यूनिवर्स एक्सपेंड होता जा रहा था, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा था। तो धीरे धीरे ये सभी गैसियस मॉलिक्यूल धरती की सतह के ऊपर ठहरने लगे होंगे। और क्या बनने लगा होगा? एटमॉस्फेयर। तो प्रिमिटिव अर्थ पर एटमॉस्फेयर नहीं था, इट वॉज फॉर्म्ड लेटर। पर चूंकि वहां पर ऑक्सीजन नहीं है तो एटमॉस्फेयर कैसा रहा होगा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ। बहुत स्लो चल रहे हैं, याद कीजिए। जैसे टेम्परेचर और कम होता होगा, जस्ट इमेजिन, जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता होगा तो जो वाटर वेपर है वो पानी की बूंद बन के बरस जाती होगी, बारिशें शुरू हो जाती होंगी, जस्ट इमेजिन। और वो पानी की बूंद जैसे धरती की सतह से टकराती होगी, अर्थ की क्रस्ट तो अभी बहुत गर्म थी तो वो एवापोरेट हो जाती होगी। तो ये प्रोसेस लगातार चलता होगा, कंडेंसेशन, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, एवापोरेशन। और पानी की बूंदें जब ऊपर जाती होंगी वेपर बनके, तो मिलकर क्या बनाती होंगी? क्लाउड्स बनाती होंगी, बादल आपस में टकराते होंगे तो बिजलियां कड़कती होंगी, लाइटनिंग, जस्ट इमेजिन। तो कंडीशंस ऑन प्रिमिटिव अर्थ, 4 कंडीशंस हैं: हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर एंड लाइटनिंग। चूंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, O2 नहीं है, तो O3 भी नहीं होगा। तो सूरज की जो हाई यूवी रेज हैं वो एटमॉस्फेयर को चीर रही होंगी। आज ऐसा नहीं होता है, आज टेम्परेचर इतना ज़्यादा थोड़ी ना है, हम आराम से घूम सकते हैं। तो उस समय यूवी रेज आ रही होंगी, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को बढ़ा रही होंगी, इधर से बिजलियां कड़क रही होंगी, तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और ज़्यादा। और उसी हाई टेम्परेचर की वजह से जो गैसियस मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है वो आपस में रिएक्ट करने लगे होंगे। और क्या बनने लगे होंगे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आज नहीं बनते यहाँ पर उस जमाने में बन रहे होंगे। तो एटमॉस्फेयर में सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगे होंगे, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, हेक्सोस, पेंटोस, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड, प्यूरिन्स, पिरिमिडिन्स, एटसेट्रा। और बारिशें तो हो रही थी, धीरे धीरे धरती की सतह ठंडी पड़ रही थी, तो वो बारिश का पानी धरती पर ठहरने लगा होगा। और धीरे धीरे जितने भी डिप्रेशंस थे अर्थ के वो भर गए होंगे। तो क्या बन गए होंगे? प्रिमिटिव ओशियंस, ऐसा कुछ। और उन प्रिमिटिव ओशियंस के पानी के अंदर धीरे धीरे बारिश के साथ साथ वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आने लगे होंगे। अभी भी ओजोन थोड़ी ना है, तो सूरज की जो हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन है वो समंदर की छाती को चीरती होगी, बिजलियां तो कड़क ही रही हैं। तो समंदर का पानी उस जमाने में भी काफी गर्म रहा होगा। तो अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए समंदर के पानी में वो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बॉन्डिंग करने लगे होंगे। और क्या बनने लगे होंगे? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट्स इट। तो समंदर के पानी में प्रोटीन आ चुके होंगे, लिपिड्स आ चुके होंगे, पॉलीसैकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स आ चुके होंगे और न्यूक्लिक एसिड आ चुके हैं। हालांकि जो प्रोटीन अभी आए हैं वो नॉन एंजाइमेटिक हैं, सिंपल टाइप के हैं। जो न्यूक्लिक एसिड आए अभी वो नॉन रेप्लिकेबल टाइप के हैं। पर कोई नहीं जी, समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी बायोमोलिक्यूल्स आ चुके होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बायो बनाते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। तो समंदर के पानी में एक संभावना पैदा हो गई है कि जीवन आ सकता है। ये सब कौन समझा रहा है? ओपेरिन। फिर लास्ट में हेल्डेन अंकल घूमते घूमते आए और उन्होंने जो है समंदर के इस पानी को विच वॉज रिच इन नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, उन्होंने इसको क्या नाम दिया है? प्रीबायोटिक सूप, हॉट डाइल्यूट सूप या फिर प्रीमोर्डियल सूप। अभी तक एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, रिड्यूसिंग है, पर फिर भी समंदर के पानी में जीवन के आने की संभावना पैदा हो चुकी है।
तो कंफर्म है बिना ऑक्सीजन के समंदर के पानी में अभी आप किसको बनते हुए देखेंगे? जीवन को। तो हम कह सकते हैं वाटर इज एसेंशियल फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये ओपेरिन की कहानी का पहला चरण था, दैट इज केमिकल इवोल्यूशन। गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, थोड़ा ऑब्जर्व करें। अब हम शुरू करेंगे दूसरा चरण, दैट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। लिखना नहीं है अभी, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, आपका दिमाग थोड़ा स्लो है, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने आप को ये समझाएं कि हम दिल्ली जाना डिजर्व नहीं करते हैं, हमें नहीं जाना चाहिए। जो डिजर्व करता है उसको जाना चाहिए। हिंदुस्तान को बढ़िया डॉक्टर्स चाहिए, हमें भी बढ़िया डॉक्टर्स चाहिए। वेरी क्लियर। एटम से हमने शुरुआत करी और अब समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स आ चुके हैं। अब जो भी होगा वो समंदर के पानी में होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। ओपेरिन की कहानी का दूसरा अध्याय आपके सामने पेश करता हूं, जिसका नाम है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। व्हाट इज केमिकल इवोल्यूशन? एटम से शुरू करके समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स का बनना, ये था केमिकल इवोल्यूशन। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? समंदर के पानी में इन कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल से पहले जीवन का बनना, वो कहलाएगा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। यानी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के दौरान आप समंदर के पानी में क्या बनते हुए देखेंगे? जीवन। पर पहले पता तो होना चाहिए कि जीवन कहते किसे हैं। अगर पता ही नहीं होगा कि लाइफ कहते किसे हैं, तो आपके सामने लाइफ पड़ी होगी और आप पहचान ही नहीं पाएंगे, तो आप बताओगे कैसे कि लाइफ कब आई है? तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हम लाइफ बनाना चाहते हैं, तो पहले ये पता तो होना चाहिए कि लाइफ कहते किसे हैं। जागने की कोशिश करें। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमें लाइफ बनानी है समंदर के पानी में, तो पहले पता होना चाहिए ना कि लाइफ कहते किसे हैं, जीवन कहते किसे हैं। तो जीवन में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, पहले वो मालूम होना चाहिए। आपको ये पता ही नहीं है कि जीवन कहते किसे हैं, तो आपके आंखों के सामने जीवन बैठा होगा और आप पहचान ही नहीं पाओगे, तो फिर आप बताओगे कैसे कि धरती पर जीवन कब आया था? तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मकसद क्या है? हमें जो है जीवन बनते हुए देखना है, पर पहले पता तो होना चाहिए कि जीवन कहते किसे हैं। किसी को लिविंग कहना चाहते हो, इसका मतलब उसके पास लाइफ है, तो लाइफ में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो हमें मालूम होना चाहिए। तो मैंने यहां पर पहले लिखा है लाइफ की प्रॉपर्टीज, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लिखी हैं, सारी नहीं लिख रहा हूं मैं, लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं। पर समझो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मतलब है बेटा जी लाइफ बननी है, तो लाइफ में प्रॉपर्टीज क्या है वो पता होनी चाहिए। जैसे आपको ये सारी प्रॉपर्टी एक साथ मिल जाएगी, आप कह दीजिएगा कि धरती पर क्या आ चुका है? जीवन आ चुका है। तो पहले समझें तो सही जीवन में क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी ग्रोथ होनी चाहिए, यानी जीवन उसे कहा जाता है, लाइफ उसे कहा जाता है जिसके पास ग्रोथ की प्रॉपर्टी हो। उसके पास मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये तो एनसीईआरटी भी कहती है मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। अगर आप किसी को जीवन कहना चाहते हो तो उसके पास एनर्जी प्रोडक्शन करवाने वाली रिएक्शन यानी कि मेटाबॉलिज्म तो होनी ही चाहिए। भले से एक कॉम्प्लेक्स लेवल की मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हो, पर एक सिंपल लेवल की मेटाबॉलिक रिएक्शन तो होनी ही चाहिए। मैं बस कुछ सेलेक्टेड, कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। दूसरा, अगर आप किसी को लाइफ कहना चाहते हो तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए, कैप्सूल होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। उसके चारों तरफ एक सीमा होनी चाहिए, एक सरहद होनी चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए। बाउंड्री का फंक्शन क्या होगा? आइसोलेशन। अरे बाउंड्री होगी तभी तो हम बता सकते हैं कि कहां तक लाइफ सीमित है और बाहर कौन सा एटमॉस्फेयर नॉन लिविंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल होता है, मान लेते हैं अमीबा है, एक सेल ही तो है। पहले तुम बताइए अमीबा लिविंग या नॉन लिविंग? लिविंग है। अब उसके चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है ना, तो वो बाउंड्री है ना, तो वो बाउंड्री बता रही है ना कि इसके अंदर जो है वो लिविंग है, इसके बाहर जो है वो नॉन लिविंग है। जैसे हमारे चारों तरफ भी तो एक बाउंड्री है ना बेटा। बाउंड्री अगर नहीं होती तो सारे ऑर्गन्स जो हैं समंदर में बिखर जाते, तो आप बता ही नहीं सकते कि कौन लिविंग है और कौन लिविंग है, नॉन लिविंग है। मैं समझो जीवन के चारों तरफ एक डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए, कैप्सूल होनी चाहिए, ताकि वो उसको आइसोलेट कर सकेगी अपने सराउंडिंग नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। तो चारों तरफ एक बाउंड्री होनी चाहिए, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, वो सेल वॉल हो सकती है, वो पूरी एक्सटर्नल कवरिंग हो सकती है, यानी चारों तरफ बाउंड्री होनी चाहिए। और चौथी प्रॉपर्टी, मैं कुछ चुनिंदा प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं, और भी हो सकती हैं, मुझे टॉपिक समझाना है।
एक और प्रॉपर्टी है, उसमें जीवन तब कहा जाएगा जब उसमें रिप्रोडक्शन की प्रॉपर्टी हो, यानी रेप्लिकेशन की प्रॉपर्टी हो, यानी वो अपने नंबर को बढ़ाना जानता हो। दैट्स इट। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का मकसद क्या है? जीवन बनाना। तो जीवन में ये 4 प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, यानी कुल मिलाकर उसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसके चारों तरफ आइसोलेशन प्रोवाइड करने के लिए एक डेफिनेट बाउंड्री होनी चाहिए, और उसमें रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन की पावर होनी चाहिए कि वो अपना नंबर बढ़ा सके। हम अपना नंबर बढ़ा सकते हैं ना बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते तो है ना। तो जैसे आपको ये चारों प्रॉपर्टी एक साथ मिल जाएगी, आप कह देना क्या आ चुका है? जीवन आ चुका है। दैट्स इट। बस ये चारों प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो आइए शुरुआत करता हूं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन को 4 स्टेजेस में पढ़ाया, तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को भी 4 स्टेजेस में आपके सामने पेश कर रहा हूं। पहला है ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स, दूसरा है ओरिजिन ऑफ इओबायोन्ट्स, तीसरा होगा ओरिजिन ऑफ फर्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल, और चौथा होगा ओरिजिन ऑफ फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। जैसे वहाँ एटॉमिक स्टेज, मॉलिक्यूलर स्टेज, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टॉपिक को आसान बनाने के लिए बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को हम 4 स्टेजेस में पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों के लिए सबसे डिफिकल्ट चैप्टर, हमारे लिए सबसे आसान चैप्टर। हम समझ रहे हैं ना, मैं आपके लिए आसान कर देना चाहता हूँ। मेरी रफ्तार देखिए आप। तो शुरुआत करते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। सुनना, समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स रखे हुए हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है। मैंने प्रोटीन के लिए P लिखा है, न्यूक्लिक एसिड के लिए N लिखा है, पॉलीसैकेराइड्स के लिए मैंने C लिखा है, और लिपिड्स के लिए मैंने L लिखा है। समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। आज प्रेजेंट नहीं होते हैं क्योंकि आज तो केमिकल इवोल्यूशन ही नहीं होता, पर उस जमाने की बात चल रही है। ऑक्सीजन नहीं है, ओजोन नहीं है, यूवी रेज आ रही हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो समंदर के पानी में नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स रखे हुए हैं। पहले तो एक चीज़ समझना, ये समंदर के पानी में जितने भी कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स रखे हुए हैं, ये हाईली स्टेबल फॉर्म है। ये हाईली स्टेबल फॉर्म है। जैसे प्रोटीन अपने आप में स्टेबल होता है, जैसे हम जो है प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वो पाउडर गायब थोड़ा हो जाता है। हम घर में जो है तेल का इस्तेमाल करते हैं, लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हवा में उड़ थोड़ा जाता है। हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं, शुगर का इस्तेमाल करते हैं, वो कहीं इधर उधर गायब थोड़ा हो जाती है। तो समंदर के पानी में जो कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मान के चलिएगा अब ये हाईली स्टेबल फॉर्म आ चुकी है। एटम ने जुड़कर मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल ने जुड़कर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया ताकि वो स्टेबिलिटी को गेन कर सकें, पर अब तो हाईली स्टेबल फॉर्म आ चुकी है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, इसका मतलब अब ये आपस में बॉन्डिंग नहीं करेंगे, अब फर्दर कोई बॉन्डिंग नहीं होगी, फर्दर कोई पॉलीमराइजेशन नहीं होगा। अरे पॉलीमराइजेशन इसलिए होता है ताकि स्टेबिलिटी गेन कर सकें। ये तो अपने आप में हाईली स्टेबल फॉर्म आ चुके हैं ना बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, अब चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा क्यों ना हो, ये पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बस ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वीक वान डर वाल फोर्स की वजह से इनके बीच में क्लस्टरिंग हो सकती है, बस पास आ सकते हैं, झुंड बना सकते हैं। दैट्स इट। अब फर्दर कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि हाईली स्टेबल फॉर्म आ चुके ना। अरे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो हैं ये आपस में बॉन्डिंग थोड़ी ना करेंगे, पर हो सकता है टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वीक वान डर वाल फोर्स की मदद से इनके बीच में जो है क्लस्टरिंग हो सकती है। दैट्स इट। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का पहला स्टेप है द ओरिजिन ऑफ प्रोटोबायोन्ट्स। व्हाट आर प्रोटोबायोन्ट्स? द लार्ज कॉलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने लिखा है व्हाट आर प्रोटोबायोन्ट्स? लार्ज कॉलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। मैंने वर्ड यूज किया है क्लस्टर, अब मैं पॉलीमर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं। तो अपीयरेंस आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने देखा थोड़ी ना। इवोल्यूशन में हमेशा हम यही तो कहेंगे कि लगता है। तो अपीयरेंस आप कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आ चुके थे, तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से उन्होंने आपस में जो है क्लस्टरिंग शुरू कर दी होगी। दैट्स इट। और उन मैक्रो मॉलिक्यूल्स के जो छोटे छोटे क्लस्टर्स बने होंगे, कॉलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स बने होंगे, उन्हीं को क्या कहा जाता है? प्रोटोबायोन्ट्स। दैट्स इट। जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोटोबायोन्ट बनाए हैं। जैसे देखो कार्बोहाइड्रेट आपस में क्लस्टर बनाने लगा होगा, जैसे न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन जो है वो क्लस्टर बनाने लगा होगा, जैसे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये क्लस्टर बनाने लगे होंगे। यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स के जो क्लस्टर बनने लगे हैं उन्हें कहा जाता है प्रोटोबायोन्ट्स। दैट्स इट। पर हाँ, लिपिड की प्रॉपर्टी होती है, लिपिड जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसकी प्रॉपर्टी है वो बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। जैसे हम पानी में अगर तेल भी डाल देंगे तो तेल जो है वो ऊपर सरफेस पर जो है तैरता है। तो समझो, मान लेते हैं मैं इस प्रोटोबायोन्ट की बात कर रहा हूँ, इसमें समझो कार्बोहाइड्रेट भी है, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी है, इसमें प्रोटीन भी है, और ये चारों तरफ जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये बाउंड्री किसकी बनी हुई है? लिपिड की बनी हुई है। ऐसा कुछ
बेटा प्रोटोबायंट्स भी अलग टाइप के हो सकते हैं, सिंपल प्रोटोबायंट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटोबायंट्स हो सकते हैं। सिंपल प्रोटोबायंट का मतलब है एकाध मैक्रोमोलिक्यूल का क्लस्टर, कॉम्प्लेक्स प्रोटोबायंट का मतलब होगा बहुत सारे टाइप के मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्लस्टर। तो समझाने के लिए मैं इस वाले प्रोटोबायंट की बात कर रहा हूं जिसमें हर तरह के मैक्रोमोलिक्यूल ने क्लस्टर फॉर्मेशन कर चुके हैं, दैट्स इट। तो व्हाट इज प्रोटोबायंट? द लार्ज कॉलोइडल ड्रॉप लाइक क्लस्टर्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। तो ऑपरिन कहते हैं कि समंदर के पानी में इन्होंने क्लस्टर बनाना शुरू किया होगा और क्या बनने लगे होंगे? प्रोटोबायोंट्स। अब चेक करते हैं क्या जीवन आया नहीं आया। हमें तो 4 प्रॉपर्टीज चेक करनी है, आइए चेक करते हैं। सुनना, एमजे सर झुक गए ताकि आप उठ जाएं। सुनना, समझो हमें वो 4 प्रॉपर्टीज देखनी है। प्रोटोबायोंट्स में ग्रोथ की प्रॉपर्टी थी, ये सराउंडिंग मीडियम से वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता था और अपनी साइज को बढ़ा सकता था, ऐसा कुछ, यानी इसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी थी। आप देखो इस प्रोटोबायोंट के पास कार्बोहाइड्रेट है, इसके पास ग्लूकोज है, और ग्लूकोज टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, और तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर तो फिलहाल मौजूद है ना। अभी ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगा और उसके लिए एंजाइम चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस के लिए एंजाइम चाहिए, पर अभी जो प्रोटीन्स हैं वो कैसे हैं? नॉन एंजाइमेटिक हैं। तो मैं कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, पर समझो सूरज की रेडिएशन भी तो आ रही है, तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ा बहुत ग्लूकोज टूटता होगा, एनर्जी मिलती होगी, यानी इस प्रोटोबायोंट के पास सिंपल मेटाबॉलिज्म की प्रॉपर्टी भी है। मुझे तो इस प्रोटोबायोंट के चारों तरफ क्या बाउंड्री है? क्या है? अरे लिपिड की बाउंड्री है, यानी कैप्सूल तो है, पर कमाल की बात है प्रोटोबायोंट में रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। एग्जाम में 2 बार आ चुका है, एनसीईआरटी में जिक्र तक नहीं है, सवाल पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट एग्जिबिटेड बाय प्रोटोबायोंट? आंसर जाता है रिप्रोडक्शन या फिर रेप्लिकेशन, दैट्स इट। तो प्रोटोबायोंट में कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? रिप्रोडक्शन की या फिर रेप्लिकेशन की। तो मैं कह सकता हूं अभी जीवन नहीं आया है, अभी जीवन नहीं आया, ऐसा कुछ। पहले एक चीज समझना, अगर आप चाहते हो कि जीवन आ जाए, जीवन तो आया है, अगर आप चाहते हो कि जीवन आ जाए तो बस अब कौन सी प्रॉपर्टी लाना बाकी है? रिप्रोडक्शन यानी रेप्लिकेशन। पर हाँ, जब मैं यार रिप्रोडक्शन कह रहा हूं, रेप्लिकेशन कह रहा हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? न्यूक्लिक एसिड की। अरे कार्बोहाइड्रेट में रेप्लिकेशन कभी नहीं होता है, प्रोटीन में कभी नहीं होता है, लिपिड में कभी नहीं होता है। अगर मैं रेप्लिकेशन कह रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं। ये दिमाग में होना चाहिए। जैसे हमारे सेल में भी अगर कोई रेप्लिकेट करता है तो न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करता है और फिर सेल का नंबर बढ़ जाता है, दैट्स इट। तो जब मैं रेप्लिकेशन कह रहा हूं तो मान के चले मैं न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहा हूं, यानी प्रोटोबायोंट के अंदर रेप्लिकेशन की पावर नहीं है। इसका क्या मतलब है? प्रोटोबायोंट के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है अभी वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा है, ये मतलब है, दैट्स इट। तो आपको क्या करना है? उस न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की पावर ले आओ, तो फिर जो है प्रोटोबायोंट रेप्लिकेट करने लग जाएगा और फिर जीवन आ जाएगा। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? जीरोक्स करना। रेप्लिकेशन का मतलब होता है फोटोकॉपी करना। मैंने सब लिखा है, रेप्लिकेशन रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब क्या है बेटा जी? फोटोकॉपी करनी है, जीरोक्स। और जीरोक्स करने के लिए 3 चीजें चाहिए। सबसे पहले तो वो पेपर होना चाहिए जिसकी जीरोक्स करवानी है, दूसरा वो मशीन होनी चाहिए जो जीरोक्स करेगी, और तीसरा मशीन को चलाने के लिए लाइट होनी चाहिए, ऐसा कुछ। अरे रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? जीरोक्स करवाना ना। समय दे रहे हैं आपको, आप रिजल्ट दीजिएगा। बहुत मेहनत चल रही है, इतना स्लो मैंने अपने टीचिंग करियर के इतिहास में आज तक नहीं पढ़ाया है ये टॉपिक। पर लिमिटेड बच्चे हैं, आपसे ही रिजल्ट लाना है हमको, खूब मेहनत कर रहे हैं। सुने, रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? जीरोक्स, फोटोकॉपी। और फोटोकॉपी के लिए 3 चीजें चाहिए, वो पेपर चाहिए, मशीन चाहिए और लाइट चाहिए। मैं तुम्हें बताऊं यहां वो पेपर कौन है? न्यूक्लिक एसिड। आपको रेप्लिकेशन करना किसका है? न्यूक्लिक एसिड का। तो आपके पास वो पेपर होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड। फिर उस न्यूक्लिक एसिड के रेप्लिकेशन करवाने के लिए मशीन होनी चाहिए, यानी कि एंजाइम होने चाहिए। आपके पास हेक्सोकाइनेज, डीएनओ पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, पता नहीं ऐसे कुछ एंजाइम्स होने चाहिए। और लाइट होनी चाहिए, यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए। यहां पर सनलाइट की एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के पास क्या होनी चाहिए? मेटाबॉलिक एनर्जी होनी चाहिए। अब समझो, प्रोटोबायोंट के पास न्यूक्लिक एसिड तो है, प्रोटोबायोंट के पास मेटाबॉलिक एनर्जी तो है, क्या नहीं है उसके पास? एंजाइम नहीं है। उसके बाद न्यूक्लिक एसिड तो है, अरे डीएनए आरएनए तो है, पर डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए पॉलीमरेज नहीं है, क्योंकि ये एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन। और अभी जो प्रोटीन है वो कैसे हैं? नॉन एंजाइमेटिक हैं, दैट्स इट। तो प्रोटोबायोंट के पास न्यूक्लिक एसिड तो है, उसके पास मेटाबॉलिक एनर्जी भी है, पर क्या नहीं है? उसके पास एंजाइम नहीं है, इसीलिए न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन नहीं हो पा रहा है। और अभी तक क्या नहीं आया है? जीवन नहीं आया। कहानी को आगे ले चलते हैं।
अब ओपेरिन साहब कहते हैं कि इसके बाद दूसरी स्टेज आई है। वो दूसरी स्टेज क्या है? ओरिजिन ऑफ इयोबायोंट। वो प्रोटोबायोंट, ये इयोबायोंट। इसको प्रोटोसेल कहते हैं, सेल नहीं है, सेल से पहले वाला स्ट्रक्चर है प्रोटोसेल। अब समझना, व्हाट इज प्रोटोबायोंट? क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। व्हाट इज इयोबायोंट? क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोंट। मैक्रोमोलिक्यूल का क्लस्टर प्रोटोबायोंट और प्रोटोबायोंट का क्लस्टर इयोबायोंट। तो मैं कह सकता हूं बहुत सारे प्रोटोबायोंट का क्लस्टर, या फिर हम कह सकते हैं एडवांस्ड प्रोटोबायोंट। तो देखो मैंने क्या किया है, उसी प्रोटोबायोंट को थोड़ा एडवांस कर दिया। देखो अरे कॉम्प्लेक्स प्रोटोबायोंट हो गया। वहां पर देखो बस कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एक आध थे, यहां बहुत सारे आ गए। देखो तो देखो समझो, जैसे ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटोबायोंट है। जैसे ये न्यूक्लियो प्रोटीन है, ये क्या है? प्रोटोबायोंट है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है? प्रोटोबायोंट है। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, ये क्या है? प्रोटोबायोंट है। तो आपने देखा जब बहुत सारे प्रोटोबायोंट का क्लस्टर बन गया तो उसी को क्या कहते हैं? इयोबायोंट। दैट्स इट। यानी क्लस्टर ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल इज प्रोटोबायोंट एंड क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोंट या फिर एडवांस्ड प्रोटोबायोंट इज कॉल्ड इयोबायोंट। पर हमें तो जीवन देखना है। आओ वो 4 प्रॉपर्टीज देखते हैं। मुझे तो ये प्रोटोबायोंट का एडवांस वर्जन है। क्या इसमें ग्रोथ की प्रॉपर्टी होगी? होगी। अरे ये भी सराउंडिंग मटेरियल से वाटर एब्जॉर्ब करेगा, ग्रोथ शो करेगा। क्या इसमें मेटाबॉलिज्म होगा? होगा। जब उसमें हो रहा है तो इसमें भी होगा। अरे कार्बोहाइड्रेट है ना, तो सिंपल मेटाबॉलिज्म तो होगा। क्या इसके चाहो तो बाउंड्री होगी? क्या होगी। और कमाल की बात है, यहां जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें रेप्लिकेशन की पावर आ गई है। सर कैसे आ गई? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मुझे एक बात बताओ, क्या धरती पर जीवन आया है? आया है। अरे जीवन तो आया है, मना कैसे कर सकते हो? हम जीवन है, धरती पर जीवन आया है, तो मान के चलना पड़ेगा ना कि न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन की पावर आई है। तुम अगर ये मान के चलो कि सर नहीं आई है तो इस ऐसे करते रहो, पूरा लेक्चर निकाल दो, लाइफ आएगी नहीं। तो मान के चलना पड़ेगा ना कि वहां न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन नहीं हो रहा था, यहां न्यूक्लिक एसिड में रेप्लिकेशन होने लगा होगा। मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे कैसे काम चलेगा फिर? और समझो जैसे ही रेप्लिकेशन की पावर आ गई, हमने क्या कह दिया है? लाइफ आ चुकी है, फर्स्ट लाइफ। और ये लाइफ कब आई है? 4 बिलियन ईयर्स अगो। कब आई है? 4 बिलियन ईयर्स अगो। एनसीईआरटी क्या कहती है? द फर्स्ट लाइफ केम ऑन अर्थ 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन, लाइफ बनी 4 बिलियन, यानी धरती बनने के 0.5 बिलियन वर्ष बाद। तो 0.5 बिलियन को मिलियन में कन्वर्ट किया तो 500 मिलियन। तो धरती बनने के 500 मिलियन वर्ष बाद धरती पर क्या आया है? जीवन आया है। एनसीईआरटी की लाइन 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऐसा कुछ। ये सब आपको कौन समझा रहे हैं? ओपेरियन अंकल। हमने ओपेरियन अंकल को बुलाया, इधर आना अंकल, बहुत बढ़िया आप समझा रहे हो। पर हमें बस एक चीज समझ में नहीं आई है, यहां प्रोटोबायोंट में आपका न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेशन नहीं कर रहा था, इयोबायोंट में ऐसा क्या हो गया कि वो रेप्लिकेशन करने लगा? ओपेरियन साहब साफ कहते हैं मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। और यही ओपेरियन की थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बन गया। ओपेरियन की थ्योरी बिल्कुल सही है, पर उसका ड्रॉबैक बन गया। लोगों ने उनको धमकी दे दी, धमकी दे दी कि आप जो ये थ्योरी समझा रहे हो सब कुछ ठीक है, पर आप बता ही नहीं पा रहे हो कि वहां ऐसा क्या हो गया जो यहां नहीं हुआ। यहां भी न्यूक्लिक एसिड था, वो तो रेप्लिकेट नहीं कर रहा था। वहां ऐसा क्या हो गया कि न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट करने लग गया है? जब तक आप इस सवाल का जवाब नहीं दोगे, खबरदार ओपेरियन, हम आपकी थ्योरी को रिजेक्ट करवा देंगे, आपकी किताब को नहीं छपने देंगे। ये बात सुनते ओपेरियन का दिल बैठ गया। अरे कितनी मेहनत से समझा रहा है ओपेरियन। एमजे सर के शरीर में उनकी आत्मा घुस गई है, सोते हुए हिंदुस्तान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम सो रहे हो ना बच्चों? कितनी मेहनत से समझा रहे हैं। अरे उन्होंने बारिशें कैसे हुई हैं वो सिखाया पहली बार, बिजलियां कैसे कड़की हैं वो सिखाया है, कैसे गहरे समंदर बने वो सिखाया है। बस वो यही तो नहीं बता पा रहे कि न्यूक्लिक एसिड में यहां रेप्लिकेशन की पावर कैसे आ गई। लोगों ने धमकी दे दी है, रिजेक्ट करवा देंगे। कैसे करवा देंगे रिजेक्ट? ओपेरियन साहब नहीं बता पाए तो हम बताएंगे, हेल्प करेंगे उनकी। जागो ना बच्चों, रिजेक्ट थोड़ा उन्हें देंगे, इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना बच्चों। तो हमने ओपेरियन से कहा दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक क्या पूछ रही है कि यहां न्यूक्लिक एसिड कैसे रेप्लिकेट होने लग गया, हम बताएंगे। और एक नहीं 3-3 तरीके बताएंगे। आप पब्लिक के मुंह पे कोई सा भी फेंक देना,
तो पहला तरीका आप उनसे कह देना, आप कह देना कि यहां का जो न्यूक्लिक एसिड था वो सेल्फ रेप्लिकेबल हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन आप कह देना, मॉड्यूल में लिखा हुआ है सेल्फ रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड। अरे भैया पब्लिक नहीं मानेगी, हम वो तो कह चुके ना कि यहां वाला न्यूक्लिक एसिड रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, यहां वाला अपने आप रेप्लिकेट करने लग गया था, यानी वो सेल्फ रेप्लिकेबल हो गया था। पब्लिक यही तो पूछ रही है कि क्यों हो गया था, तो आप कह देना ना म्यूटेशन। जब साइंस में किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, म्यूटेशन टिकाते हैं। व्हाट इज म्यूटेशन? सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। और न्यूक्लिक एसिड क्या है? जेनेटिक मटेरियल। तो तुम पब्लिक से कह देना ना ओपिनियन अंकल कि यहां वाला जो न्यूक्लिक एसिड था उसमें क्या हो गया था? म्यूटेशन हो गया था, और उस म्यूटेशन की वजह से कुछ बदलाव हो गया था जो वहां नहीं हुआ था, इसीलिए यहां वाला न्यूक्लिक एसिड सेल्फ रेप्लिकेट करने लग गया होगा। पब्लिक नहीं मानेगी एमजे भैया, पब्लिक को मालूम है कि जब किसी को कुछ नहीं आता है वो म्यूटेशन बोलता है। कोई दूसरा तरीका बताओ, दूसरा तरीका सुनो। आपके पास न्यूक्लिक एसिड तो था ही सही एन, आपके पास प्रोटीन तो था ही सही प्रोटीन, तो आप ये कह देना कि उस न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन चिपक गया था, और वो प्रोटीन कैसा हो गया था? एंजाइमेटिक हो गया था। जैसे डीएनए के साथ डीएनए पॉलीमरेज चिपक गया होगा, आरएनए के साथ आरएनए पॉलीमरेज चिपक गया होगा, और जब प्रोटीन एंजाइमेटिक हो चुका था, आपके पास क्या नहीं था? एंजाइम ही तो नहीं था। या तो आप कह देना कि सेल्फ रेप्लिकेबल न्यूक्लिक एसिड, या फिर आप कह देना कि उसके साथ एक एंजाइमेटिक प्रोटीन चिपक गया होगा, और अगर एंजाइमेटिक प्रोटीन चिपक गया तो न्यूक्लियो प्रोटीन जो बना होगा कैसा बना होगा? रेप्लिकेबल बना होगा, ऐसा कुछ। और इस रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन को कहा जाता है फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, और ये भी कब बना है? 4 बिलियन ईयर्स अगो। सबका आंसर 4 बिलियन ईयर्स अगो जाएगा। किस किस का? फर्स्ट इयोबायोंट, फर्स्ट प्रोटोसेल, फर्स्ट लाइफ, फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ, फर्स्ट रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन तो वहां भी था, पर यहां वाला न्यूक्लियो प्रोटीन रेप्लिकेबल हो गया है। क्यों? क्योंकि उस न्यूक्लिक एसिड के साथ जो प्रोटीन चिपक गया वो कैसा हो गया है? एंजाइमेटिक। अरे एमजे भैया पब्लिक यही तो पूछेगी कि वहां वाला प्रोटीन एंजाइमेटिक क्यों नहीं हुआ, यहां वाला कैसे हो गया? अरे तो कह देना ना चुपके से, म्यूटेशन। तुम जाग रहे हो ना बेटा? या तो कह देना ना कि न्यूक्लिक एसिड में म्यूटेशन हो गया, और अगर वो ना माने तो कह देना प्रोटीन में म्यूटेशन हो गया और वो एंजाइमेटिक हो गया, और वो एंजाइमेटिक प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड के साथ चिपक गया होगा और रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन बन गया होगा। एमजे भैया पब्लिक नहीं मानेगी, आप पागल बना रहे हो। और आपके इन दोनों के अंदर एक शब्द छुपा हुआ है म्यूटेशन। पब्लिक को म्यूटेशन शब्द से चिढ़े है। कोई दूसरा तरीका लेकर आओ, कोई तीसरा तरीका लेकर आओ। तो हमने बुलाया है जनाब अल्टमान को। किसको बुलाया है? अल्टमान को। अल्टमान उन्होंने जो है एक एंजाइम को खोज निकाला, जेनेटिक्स में भी आप पढ़ते हैं, एक एंजाइम को खोज निकाला जो प्रोटीन नहीं है, वो आरएनए है, और वो है राइबोजाइम। वैसे तो सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम एंजाइम है पर ये प्रोटीन नहीं है, ये आरएनए है। यानी व्हाट इज राइबोजाइम? आरएनए विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो हमने ओपेरिन से कहा कि तुम्हारे पास न्यूक्लिक एसिड तो था, न्यूक्लिक एसिड तो था, चलो मान लेते हैं कि वो सेल्फ रेप्लिकेबल नहीं हुआ, मान लेते कि एंजाइम प्रोटीन जो है प्रोटीन वो एंजाइमेटिक नहीं हुआ, तो तुम पब्लिक को ये क्यों कहते हो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए था? अरे तुम ये कह देना कि न्यूक्लिक एसिड आरएनए था, क्योंकि हमने पता कर लिया है कि आरएनए जो है वो एंजाइम की तरह काम कर सकता है। तो जरूरी थोड़ा है कि कोई प्रोटीन ही एंजाइम हो, आरएनए भी तो एंजाइम हो सकता है। सन 1980 में अल्टमान ने खोज निकाला है। अरे जरूरी थोड़ा है कि हर एंजाइम प्रोटीन हो, कुछ एंजाइम जो वो आरएनए भी तो हो सकते हैं। वो कौन सा है? राइबोजाइम। तो तुम पब्लिक को ये क्यों कहते हो कि न्यूक्लिक एसिड डीएनए था? तुम ये कह देना कि पहला न्यूक्लिक एसिड जो है वो आरएनए रहा होगा, यानी न्यूक्लिक एसिड भी कौन था? आरएनए, और एंजाइम भी कौन था? आरएनए, यानी आरएनए ने आरएनए का क्या करवा दिया होगा? रेप्लिकेशन। नहीं आया सो में? तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम तुम ही हो आरएनए। अरे यार तुम्हें क्या चाहिए था? कोई एंजाइम चाहिए था ना, और यही तो तकलीफ थी ना कि एंजाइम जो है प्रोटीन वो एंजाइमेटिक कैसे हो सकता है? तो तुम क्यों कहते हो डीएनए? तुम कह देना कि न्यूक्लिक एसिड तो था ना भाई साहब, था ना। पब्लिक बोलेगी बिल्कुल ओपरिन अंकल, तो आप कह देना ना कि न्यूक्लिक एसिड कौन था? आरएनए। और हमने पता कर लिया है कि एंजाइम भी कौन हो सकता है? आरएनए।
तो भले ही वो सेल्फ रेप्लिकेबल ना हुआ हो, भले ही प्रोटीन एंजाइमेटिक ना हुआ हो, पर आरएनए तो था। तो उसी आरएनए ने आरएनए का क्या करवा दिया होगा? रेप्लिकेशन करवा दिया होगा। तो एग्जाम में पूछा जा चुका है, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल ऑन अर्थ किसको माना जाता है? आंसर आरएनए, ड्यू टू इट्स एंजाइमेटिक एक्टिविटी। नीट का क्वेश्चन था। तो तुम पब्लिक से कह देना ओपरिन भैया कि उस समय धरती पर जो जेनेटिक मटेरियल था वो आरएनए था। तो कह देना उस समय आरएनए का वर्चस्व था, आरएनए का राज चलता था, वो आरएनए की दुनिया थी। तो उसी को तो कहा जाता है आरएनए वर्ल्ड, ऐसा कुछ। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड आरएनए वर्ल्ड। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया ना? अब समझो, ईओ बायोन्ट जो है फर्स्ट जीवन तो आ चुका है, पर समझो ये प्रोटो सेल है, ये सेल नहीं है। अरे समझो, सेल तो वो होता है जिसमें सारी चीज़ें जो हैं फिक्स प्रोपोर्शन में होती है। कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना न्यूक्लिक एसिड, बाउंड्री कैसी होगी, कितना कोलेस्ट्रॉल होगा, सब कुछ फिक्स होता है। ईओ बायोन्ट सेल थोड़ी ना है। अरे समझो, इसमें वो चीज़ें फिक्स थोड़ी ना है, ये तो बस एक रफ क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोन्ट है। कुछ प्रोटोबायोन्ट बस ऐसे झुंड में इकट्ठे हो गए, ये कोई स्टेबल स्ट्रक्चर थोड़ी ना है। अबे सेल तो एक प्रॉपर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, तो ये कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सेल नहीं है, ये सेल का एक प्रिमिटिव वर्जन है, इसको प्रोटोसेल कहा जाता है। अब समझना, मान लो ये ईओ बायोन्ट है, जीवन आ चुका है। अब समझो, हो सकता है किसी ने ये ईओ बायोन्ट का मतलब क्या है? क्लस्टर ऑफ प्रोटोबायोन्ट। इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे प्रोटोबायोन्ट चिपके हुए हैं। अब एक दिन जो है ये ईओ बायोन्ट जो है समंदर में तैर रहा होगा, सब समंदर में चल रहा है, और तैरते तैरते ये हो सकता है किसी चट्टान से टकराया होगा और न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हो गया होगा। मान लो इसमें से जो है ये न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हो गया, न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हो गया। अब हमने इस न्यूक्लियो प्रोटीन से कहा, अरे ओ न्यूक्लियो प्रोटीन सुनो ना। सुन रही है ना तू? पढ़ा रहा हूं मैं। समझो, ईओ बायोन्ट से न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हुआ। अब मैंने इस न्यूक्लियो प्रोटीन से कहा कि अरे ओ न्यूक्लियो प्रोटीन सुनो ना, सब कह रहे हैं कि तुम रेप्लिकेशन करने लगी हो, हाँ रेप्लिकेबल न्यूक्लियो प्रोटीन हो, तो जरा रेप्लिकेशन करके दिखाओ। ये बोलेगी अभी नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है? एनर्जी। रेप्लिकेशन के लिए मेटाबॉलिक एनर्जी चाहिए ना। तो एक बात बताओ न्यूक्लियो प्रोटीन, तुम्हें अगर फिर से ईओ बायोन्ट में डाल दें, क्या तुम रेप्लिकेट कर जाओगी? ये कहती बिल्कुल कर जाएंगे, क्योंकि वहां क्या मिलेगी? एनर्जी। तो ऐसे किसका इवोल्यूशन हुआ? वायरस का। वायरस वही तो होते हैं, बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग होते हैं, किसी सिस्टम में जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं। तो इस तरह से किसका इवोल्यूशन हुआ? वायरस का। और वायरस क्या है बेटा? वायरस हमेशा से आज भी वही तो है, न्यूक्लियो प्रोटीन। अरे वायरस कुछ और नहीं है, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं। जैसे HIV, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, बाहर प्रोटीन का कोट होता है। तो इस तरह से ईओ बायोन्ट से छटककर आज से 3 बिलियन वर्ष पहले किसका इवोल्यूशन हुआ है? वायरस का। इसे कहा जाएगा फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ? यही ईओ बायोन्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। इसी ईओ बायोन्ट के अंदर जो है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन की एबिलिटी बढ़ी, और यही ईओ बायोन्ट किस में कन्वर्ट हो गया? फर्स्ट प्रोक्योटिक सेल में। फर्स्ट प्रोक्योटिक सेल बोले तो मोनेरा, सौ में आ रहा है क्या? यानी बैक्टीरिया। तो फर्स्ट प्रोक्योटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया बन चुका था, फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2 बिलियन ईयर्स अगो। एक बेहतरीन स्टेटमेंट फेंक रहा हूं, उम्मीद तो नहीं है कि तू जवाब दे पाएगी, पर कोशिश कर लेता हूं, बाकी टेस्ट में मुलाकात करेंगे इसे ही। मुझे बस इतना बता दे, वायरस से बैक्टीरिया बने या बैक्टीरिया से वायरस बने? दोनों ईओ बायोन्ट से बने हैं बेटा, हैं बेटा, दोनों ईओ बायोन्ट से बने, कोई भी किसी से नहीं बना। ईओ बायोन्ट से न्यूक्लियो प्रोटीन छटक कर अलग हुआ तो वायरस बने, और वही ईओ बायोन्ट आगे चलकर बैक्टीरिया बना। तो ना तो वायरस से बैक्टीरिया बना, ना बैक्टीरिया से वायरस बना। वो अलग बात है कि वायरस पहले बना है और बैक्टीरिया बाद में बना है, ऐसा कुछ। तो समंदर के पानी में कौन आ चुके हैं? बैक्टीरिया आ चुके हैं, ऐसा कुछ समझना। अब ये जो बैक्टीरिया सबसे पहले बने, ये किस नेचर के थे? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स। वेरी इंपॉर्टेंट, डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, बस ध्यान रखिएगा। कीमो हेट्रोट्रॉफ्स सुना ना? ऑटोट्रॉफ अपना फूड खुद बनाते हैं, हेट्रोट्रॉफ बना बनाए खाते हैं। तो समंदर के पानी में कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स तो थे ही सही, ग्लूकोज वगैरह थे ही सही, केमिकल थे। तो इन बैक्टीरिया क्या करते थे? बने बनाए केमिकल को खा जाते थे। तो इसलिए पहले जो बैक्टीरिया थे वो कैसे थे? कीमो हेट्रोट्रॉफ्स।
पर फिर इन्होंने सोचा कि माँ कसम जो है हम सारे के सारे केमिकल खा जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा ये सारा केमिकल खत्म हो जाएगा, फिर हम भूखे मरेंगे, तो ज़रूरत महसूस हुई अपना भोजन खुद बनाने की। तो फिर इनमें म्यूटेशन हुआ, अब सब म्यूटेशन से चल रहा है, इनमें म्यूटेशन हुआ और क्या बने होंगे, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ऑटोट्रॉफिक में पहले कौन आए, कीमो ऑटोट्रॉफ, उसके बाद आए फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ में पहले आए नॉन ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ, फिर आए ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफ। दैट्स इट। डिटेल में नहीं समझा रहा हूं, पूरी रिएक्शन लिख के समझा सकता हूं कि कीमो ऑटोट्रॉफ क्या है, नॉन ऑक्सीजेनिक क्या है, फोटो ऑटोट्रॉफ क्या है, वो डिटेल में नहीं जाना है मैंने। पर मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि कीमो ऑटोट्रॉफ्स, इसके एग्जांपल आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नॉन ऑक्सीजेनिक वाले के एग्जांपल है सल्फर बैक्टीरिया, और ऑक्सीजन वाले का एग्जांपल है ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, तो अभी तक मार्केट में ऑक्सीजन थी क्या, नहीं थी। तो ये जितने भी बैक्टीरिया होंगे एरोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक है, एनारोबिक, तो ये सारे के सारे जो हैं बेटा जी एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, ध्यान रखना, ये सारे के सारे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। अब समझो, लेकिन खास बात समझना, जो ऑक्सीजेनिक फोटोऑटोट्रॉफ है, ऑक्सीजेनिक, इन्होंने ऑक्सीजन जनरेट कर दी, इन्होंने ऑक्सीजन लिबरेट कर दी, लिबरेट की है, यूज नहीं की है। ये यूज तब करते जब इनसे पहले वाले लिबरेट करते हैं, पर इनसे पहले वाले ने तो सल्फर लिबरेट किया है, सल्फर बैक्टीरिया। डिफरेंस समझो, अभी तक तो ऑक्सीजन थी नहीं तो एनारोबिक, उसके बाद भी ऑक्सीजन थी नहीं तो एनारोबिक, उसके बाद ऑक्सीजन थी नहीं, नॉन ऑक्सीजेनिक है, इन्होंने ऑक्सीजन जनरेट नहीं करी, समझ आ रहा है, तो ये भी एनारोबिक। उसके बाद है ऑक्सीजेनिक, ऐसे आए हैं जिन्होंने ऑक्सीजन जनरेट की है, इन्होंने ऑक्सीजन जनरेट की है, यूज थोड़ा की है। ये यूज तब करते जब इनके पहले वाले जनरेट करते। अरे यार, तो मुझे तो अगर पूछा जाए ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक। पर जैसे ही साइनोबैक्टीरिया आए, इन्होंने ऑक्सीजन लिबरेट कर दी है, तो अब मार्केट में ऑक्सीजन आने लगी है। तो जैसे ऑक्सीजन रिलीज हुई, समझो धरती के इतिहास पर बहुत सारे बड़े बड़े क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं, ऑक्सीजन की वजह से क्रांति आ गई, उसे कहते हैं ऑक्सीजन क्रांति, यानी कि ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। लिखा हुआ आपके मॉडल में, कहां पहुंच चुके हैं मैं आपको बताता हूं। आपके मॉडल में बेटा जी हम पहुंच चुके हैं पेज नंबर 89 पर, पेज नंबर 89 पर ऊपर ऊपर दूसरा बिंदु देखो, पेज नंबर 89 पर दूसरा बिंदु, लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया वाज ए क्रांतिकारी बदलाव इन द इतिहास ऑफ धरती। अरे ऐसा ही लिखा हुआ है, पढ़ो, वहां लिखा हुआ है लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन लिबरेट की है, यूज नहीं की है, और ऑक्सीजन आने की वजह से धरती के इतिहास पर बहुत सारे क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। देखो लिखा हुआ है लिबरेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन बाय साइनोबैक्टीरिया वाज ए क्रांतिकारी बदलाव इन द इतिहास ऑफ धरती। यानी अब जो है धरती पर ऑक्सीजन आ चुकी है, तो ऑक्सीजन की वजह से रिवॉल्यूशन मच गया, वो कहलाएगा ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन। और ऑक्सीजन रिवॉल्यूशन में क्या बदलाव होंगे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किस में बदल गया, ऑक्सीडाइजिंग में। और क्या बन चुकी है, ओजोन फॉर्मेशन हो चुका है। और सोचो अगर ऑक्सीडाइजिंग हो गया और ओजोन बन गई तो केमिकल इवोल्यूशन बंद हो गया। क्योंकि याद करो केमिकल इवोल्यूशन में, याद करो ये गैसेज हुआ करती थी, ये आपस में रिएक्ट करती थी, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। पर अब अगर ऑक्सीजन आ गई तो ऑक्सीजन इन गैसेस को क्या कर देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी। अरे आज हमारे यहाँ पर मीथेन नहीं मिलती हमको, क्योंकि उस CH4 को CO2 और वाटर में ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज कर देती है। हमारे यहाँ पर ये अमोनिया नहीं मिलेगी, यहाँ अगर अमोनिया होती बर्बाद हो जाते हम, हाईली टॉक्सिक। तो यहाँ अमोनिया नहीं है क्योंकि आज ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन उस अमोनिया को क्या करती है, ऑक्सीडाइज कर देती है। और सोचो अगर यही गैसेज नहीं होंगी तो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, तो ये बनना बंद हो गए बस। और जब सिंपल नहीं बनेंगे तो कॉम्प्लेक्स नहीं बनेंगे, तो क्या बंद हो चुका है, केमिकल इवोल्यूशन। दैट्स इट, बस एक बार हो गया जो होना था, अब नहीं होगा। मैं समझो जैसे ऑक्सीजन आई, रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग हो गया, ओजोन का फॉर्मेशन हो गया, तो मैं कह सकता हूं केमिकल इवोल्यूशन स्टॉप हो चुका है हमेशा के लिए। पर हाँ समझो, अभी तक जितने भी बैक्टीरिया थे वो ऑक्सीजन यूज नहीं कर रहे थे, पर साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन रिलीज करी, उन्होंने यूज नहीं करी। तो अब ऑक्सीजन आ चुकी है, तो उनके बाद जो बैक्टीरिया आएंगे वो क्या सोचेंगे कि जब ऑक्सीजन आ चुकी है तो फालतू में एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों करना। वो बॉटनी वाले सर की क्लास अटेंड कर चुके हैं, उन्हें मालूम है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP और एरोबिक के अंदर 36 या 38 ATP, 19 से 20 गुना ज्यादा। तो जब ऑक्सीजन आ गई तो इन्हीं में फिर म्यूटेशन हुआ होगा, और कौन बने होंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। ये सब म्यूटेशन से चल रही है सीक्वेंस। तो फिर धरती पर पहले एरोबिक बैक्टीरिया आ गए होंगे, दैट्स इट। फिर इन्हीं बैक्टीरिया में हुआ म्यूटेशन, इनके अंदर जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल बन गए होंगे, जैसे न्यूक्लियस बन गया। ये प्रोकैरियोट्स हैं सारे बैक्टीरिया,
पर अब इनके अंदर जो है न्यूक्लियस बन गया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया होगा, मेटाबॉलिकली ये ज्यादा एक्टिव हो गए होंगे और यही किस में बदल गए होंगे, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल। पर हाँ, फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल लिखा है, मतलब यूनिसेलुलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा। तो समझ में आता है क्या? यूकैरियोटिक सेल का मतलब है फर्स्ट यूनिसेलुलर यूकैरियोट यानी कि प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा में जैसे कि डाइनोफ्लेजिलेट्स, क्राइसोफाइट्स, स्लाइम मोल्ड्स, यूग्लिनोइड्स, प्रोटोजोआ। समझ में आ रहा है क्या? तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन चुका है 1.5 नहीं 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। बैक्टीरिया बना था 2, तो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन चुका है 1.5 बिलियन ईयर्स अगो, दैट्स इट। और एक बार फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन गया, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन समाप्त। अब मुझे पहला फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बन चुका है प्रोटोजोआ, तो उसी के मॉडिफिकेशन से किसने अवतार लिया होगा, पोरीफेरा, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। फिर उसी के मॉडिफिकेशन से सिलेंट्रेटा, और ये सीक्वेंस चलती गई और आज की क्या बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी। और उसी सिंगल सेल्ड फॉर्म से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी का बना, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। एनसीईआरटी कहती है इट इज ए फैसिनेटिंग स्टोरी, और इस दिलचस्प कहानी का नाम है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो हम शुरू करेंगे अगली क्लास में। दिस इज द एंड ऑफ ऑपेरिन हेल्डेन थ्योरी। कितनों को समझ में आया है? मैं आपको समय दे रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ याद रहे ना रहे, एक बात याद रहनी चाहिए, एमजे सर पढ़ाते बढ़िया हैं। सर आपने कहा था आप 30 सेकंड के लिए बाहर जाओगे। जाऊंगा। ऑपेरिन की कहानी के 2 हाफ हैं, केमिकल इवोल्यूशन और बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन यहां समाप्त हो गया, ध्यान रखना। अब उस यूकैरियोटिक सेल से जो आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनी, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, फैसिनेटिंग स्टोरी। और इस कहानी का नाम क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे का मतलब है 10 मिनट बाद। हाँ, टाइम थोड़ा वेस्ट करना है। तो मैं आता हूं घूमकर, समझदार को इशारा काफी है। फिर हम शुरू करेंगे, समय दे रहा हूं लिखने का। ओ, थोड़ी देर बाद आना है, ओके। फिर से रिपीट करते हैं ना, थोड़ी देर बाद आऊंगा।
टेलीग्राम पे ये भेज दूंगा ना, ज़्यादा ठीक रहेगा। फोटो लो ना बीच में से, बढ़िया आना चाहिए। थोड़ा बीच वाले को दो ना, और अच्छा आएगा। जूम बूम मत करो, हम कर लेंगे वो, बस फोटो साफ ले लो। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। फिर मैंने सोचा यही शेयर कर लेंगे। बहुत ही वाहियात दिया है। खड़े हो के ले बे, खड़े हो के लो ना, एंगल तो सेट करो। ये क्या है? हाँ नहीं, क्या आधा आधा लेगी? पूरा एक साथ लेना बेटा। दिखाओ 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 दिखाओ। बहुत बढ़िया। आपको 100 में तो आया ना? फिर ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ना, सुने। लिखने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है ना। लिखने का मन करे आप ब्रेक को यूटिलाइज कर सकते हैं। सुने, अब ओपेरिन साहब ने इतनी बेहतरीन थ्योरी समझाई। बेटा इस कहानी का पहला हाफ क्या है? केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। अब सुनना ना, अब लोगों ने उनसे एक सवाल पूछा, बस एक बहुत ही आसान सवाल कि और ओपेरिन अंकल बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतनी बेहतरीन थ्योरी आपने समझाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ जी बताइए। वो सवाल ये है, सबूत क्या है? एविडेंस। एविडेंस क्या है ना? मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते जब सर क्लास में स्टेज पर हैं। क्लियर? क्लियर? इतनी बेहतरीन थ्योरी समझाई, तब लोगों ने सवाल पूछा ना कि आपने कहा कि पहले धरती पर केमिकल इवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ, और 1.5 बिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल बना। आप थे क्या ओपेरिन अंकल वहाँ पर? तो वो नहीं थे ना, जाहिर सी बात है। तो लोगों का बहुत ही जेन्युइन सवाल है कि सबूत क्या है, एविडेंसेस क्या है? तो ओपेरिन साहब कहते हैं, देखिए केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस मेरे पास नहीं है, बायोलॉजिकल का है मेरे पास। तो जिसका है उसका दे दो, मतलब जिसका है उसका सबूत दे दो। याद करो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की उन्होंने शुरुआत कैसे की थी? जो क्लस्टर्स थे मैक्रोमोलिक्यूल्स के, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे वो क्लस्टर बना रहे थे, और उन्हीं के क्लस्टर को हमने नाम दिया था प्रोटोबायोंट। तो लोगों ने यही डाउट कर दिया कि देखिए भाई साहब, चलो मान लेते हैं केमिकल का आपके पास सबूत नहीं है, बायोलॉजिकल का तो है। और बायोलॉजिकल में आपने ये कहा था कि जो कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, ये जो भी होते हैं, ये वीक वान डर वाल्स फोर्स की वजह से क्लस्टर बनाते हैं, मतलब ये पास आते हैं, झुंड बनाते हैं। हमने तो आज तक ऐसा देखा नहीं। अगर मान लो आप जो है किसी प्लेट पर इधर शुगर रख दो, इधर प्रोटीन पाउडर रख दो, क्या दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं होंगे। आप पूरे दिन इंतजार करते रहो, वो आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो लोगों ने कह दिया ना कि हमने तो कभी जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हुए नहीं देखा। हमने तो कभी नहीं देखा कि वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं या वान डर वाल्स फोर्स बनाएं या फिर जो है उनके बीच में क्लस्टर हो। तो हमें तो नहीं लगता कि प्रोटोबायोंट बन सकता है। पर तो ओपेरिन ने यही तो कहा कि आप तो आज की कंडीशन में देख रहे हो, आज तो टेम्परेचर बहुत कम है, पर उस जमाने पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था ना। तो मैंने लैब में प्रोटोबायोंट बनाकर देखा है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे साथ चलो। उन्होंने क्या किया, गर्म पानी लिया। याद करो समंदर का पानी उस समय गर्म था, तो आपको उस समय की कंडीशंस को यहाँ क्रिएट करना होगा ना। तो उन्होंने क्या किया, गर्म पानी लिया, उसमें एक तरफ कार्बोहाइड्रेट डाला और एक तरफ प्रोटीन डाला। उन्होंने बस 2 ही मैक्रोमोलिक्यूल लिए और कहा थोड़ी देर इंतजार करो। और लोगों ने देखा कि थोड़ी देर के बाद जो है कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब वो एक दूसरे के नज़दीक आने लगे थे, यानी उनमें वीक वान डर वाल्स इंटरेक्शन होने लगे थे, तो क्या बनने लगा था, एक प्रोटोबायोंट बनने लगा था। दैट्स इट। और ये जो आर्टिफिशियल प्रोटोबायोंट ओपेरिन ने लेबोरेटरी में बनाया था, इसका नाम था बेटा जी कोइजरवेट। क्या था ये, कोइजरवेट। दैट्स इट। तो व्हाट इज कोइजरवेट? कोइजरवेट इज द नेम ऑफ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्रोटोबायोंट इन द लेबोरेटरी बाय ओपेरिन। दैट्स इट। तो ओपेरिन ने जो है लेबोरेटरी के अंदर
कोइजरवेट नाम का प्रोटोबाइंट बनाकर दिखा दिया ना, तो उन्होंने कह दिया कि जब मैं कोइजरवेट नाम का प्रोटोबाइंट बनाकर दिखा सकता हूं, सिमिलरली दूसरे साइंटिस्ट ने फिर ओपेरिन की मदद करने के लिए अलग अलग चीज़ों के क्लस्टर बनाकर दिखा दिए। जैसे कि सिडनी फॉक्स आए थे, जैसे डीमर आए थे, किसी ने माइक्रोस्फेयर बना दिया, किसी ने वेसाइकल बना दिया, सिलेबस में नहीं है। यानी कुल मिला के व्हाट इज कोइजरवेट, ये लैब में ओपेरिन के द्वारा बनाया गया एक आर्टिफिशियल प्रोटोबाइंट है, दैट्स इट। हालांकि ये बाउंड्री लेस प्रोटोबाइंट है, इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही तो है, पर उन्होंने कह दिया ना कि ये क्लस्टर बना सकते हैं, और जब मैं यहाँ बना सकता हूँ तो वहाँ न जाने क्या क्या बन सकते होंगे, दैट्स इट। और जब मैंने प्रोटोबाइंट बना दिया तो मान लो फिर ईओबायोन भी बना होगा, फिर बैक्टीरिया भी बना होगा, फिर यूकैरियोटिक सेल भी बना होगा। तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, पर लोगों ने क्या कहा, मुझे तो उनकी कहानी का पहला हिस्सा क्या है, केमिकल, और केमिकल का सबूत तो है नहीं उनके पास। तो मैं कह सकता हूं कि ओपेरिन की जो कहानी है वो एक मनगढ़ंत कहानी है, हाइपोथेटिकल कहानी है। एनसीईआरटी का वर्ड है कंजेक्चर्ड स्टोरी। कंजेक्चर का मतलब होता है मनगढ़ंत, हाइपोथेटिकल। अरे समझो, इनकी कहानी का पहला हाफ तो केमिकल है, दूसरा बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल का सबूत था इनके पास, केमिकल का तो था ही नहीं। यानी इन्होंने पब्लिक को पहले क्या सुनाना शुरू किया था, केमिकल, कि ऐसे बारिशें हुई होंगी, ऐसे हुआ होगा, और इसका सबूत तो था नहीं इनके पास। इसका मतलब जब इन्होंने लोगों के सामने कहानी पेश करी उस समय दिमाग में कोई सबूत नहीं था, अरे केमिकल का सबूत थोड़ी ना था। यानी इनकी कहानी क्या है, एक मनगढ़ंत कहानी है, कंजेक्चर स्टोरी है। तो लोगों ने परेशान किया कि बायोलॉजिकल का सबूत तो आपने दे दिया भाई साहब, पर बायोलॉजिकल तो बाद में हुआ ना। अगर केमिकल ही सही नहीं है तो फिर हम बायोलॉजिकल का अचार डालेंगे क्या? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या? अरे कहानी का पहला हिस्सा केमिकल है और उसका सबूत तो है नहीं आपके पास। तो जब तक इसका सबूत नहीं दोगे हम आपकी किताब नहीं छपने देंगे, रिजेक्ट करवा देंगे। सुनकर फिर से दिल बैठ गया, तो रिजेक्ट कैसे होने देंगे? तो बायोलॉजिकल का प्रमाण उन्होंने दे दिया, केमिकल के प्रमाण हम देंगे। तो आपके मॉडल में हम पेज नंबर 89 पर आ चुके हैं, जल्दी सुनेंगे ना, पेज नंबर 89 पर आ चुके हैं। देखो वहां पर हेडिंग लिखा हुआ है बीच में, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। बेटा बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का एविडेंस तो हो चुका है ना, पर कहानी का पहला हिस्सा केमिकल है, उसका ही सबूत नहीं है। इसका मतलब मनगढ़ंत कहानी है। अरे बाद वाले का सबूत इकट्ठा करने से क्या होगा? जब आपने कहानी सुनाना शुरू किया वो केमिकल था, उसका ही सबूत नहीं है, तो इसका मतलब वो कहानी तो गलत हो गई फिर, और वो गलत है फिर बाद वाले को सही मान के क्या कर लेंगे? तो केमिकल इवोल्यूशन के फेवर में हम दो एविडेंस पढ़ना चाहते हैं। तो वहां पर देखो लिखा हुआ है एविडेंसेस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। उसमें पहला क्या लिखा हुआ है? स्टैनले मिलर्स एक्सपेरिमेंट। और ऊपर जो चित्र बना हुआ है ये एनसीईआरटी का है। उम्मीद करते हैं कि मेन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन होना चाहिए। मैं थोड़ा सा रब कर रहा हूं, बस जगह बना रहा हूं, थोड़ा सा रब कर रहा हूं, सबको दिखना चाहिए, सुनना। स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। पहले मुझे बताओ, मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ये केमिकल इवोल्यूशन का एविडेंस है या बायोलॉजिकल का? केमिकल का। पर चलो मैं आपको मुद्दे की बात बता दूं, ये केमिकल इवोल्यूशन में किस स्टेप को प्रूव करेगा? याद करो ओपेरिन ने क्या कहा था कि एटमॉस्फेयर में ये गैसेज हुआ करती थी, उस समय ऑक्सीजन नहीं हुआ करती थी, टेम्परेचर ज्यादा होता था, ये गैसेस रिएक्ट करती थी और क्या बनते थे? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर मान लो लेबोरेटरी स्केल पर हमने ये गैसेस ले ली, टेम्परेचर ज्यादा कर दिया, समझो बिजलियां कड़कड़ा दी, और अगर आपने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर बता दिए, इसका मतलब केमिकल इवोल्यूशन होता है। समझ में आ रही है क्या? अरे समझो मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है ना वो इस वाले स्टेप को प्रूव करेगा। अब जो कैसे प्रूव करेगा, पहले मिलर के बारे में जो जल्दी से कहानी सुन लो, एनसीईआरटी की बात है पहले तो। हाँ, अगर पूछा जाए स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट किस साल किया था, आंसर जाएगा 1953। बाकी टेस्ट में मुलाकात करेंगे ही सही, अचीवर का बच्चा है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट उस साल परफॉर्म किया था जिस साल वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया था। ये सही है गलत है बाकी हम टेस्ट में मुलाकात करेंगे ही सही। तुम समझ रहे हो ना बच्चों? पेपर बढ़िया है पर सिलेबस का है, पेपर बढ़िया है पर सिलेबस का है। समझदार को इशारा काफी है, अचीवर का बच्चा है। जेनेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। वॉटसन क्रिक, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1953 में डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए प्रपोज किया गया था। खैर कोई बात नहीं, सुनना समझें। अमेरिका के शिकागो यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हुआ करते थे हैरोल्ड यूरे। उनकी लेबोरेटरी में काम करने वाला उनका स्टूडेंट हुआ करता था स्टैनले मिलर, या फिर कह दो एक यंग साइंटिस्ट था। अब लेबोरेटरी किसकी? यूरे साहब की। एक्सपेरिमेंट किसने किया? मिलर ने, इसलिए इसको कहते हैं मिलर्स एक्सपेरिमेंट। पर कहाँ किया, कहाँ पर? यूरे की लेबोरेटरी में। तो उन्होंने कहा कि मिलर एक्सपेरिमेंट तो कर लो, पर जब नाम छपेगा हमारा नाम भी आना चाहिए और तुमसे पहले आना चाहिए। तो इसलिए पूरा नाम क्या है? हैरोल्ड यूरे एंड स्टैनले मिलर एक्सपेरिमेंट।
पर एक्सपेरिमेंट किसका है? मिलर का है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए इसको एसएल मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। अब समझना, मुझे इतना बताओ, मिलर का एक्सपेरिमेंट केमिकल इवोल्यूशन को साबित करेगा, बायोलॉजिकल, केमिकल? देखो 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट देखो कैसे ना। अब आपको ये डायग्राम पे फोकस नहीं करना है, रफ डायग्राम बनाना, सुनना, वहां बना हुआ है। सुने, मिलर ने क्या किया है, उसने पूरा कांच का एक एपरेटस बनाया। 2 मिनट सुन लो। उसने जो है 2 फ्लास्क लिए है, एक छोटा फ्लास्क लिया है, प्लीज सुना ना, रफ डायग्राम बना रहा हूं बेटा। एक छोटा फ्लास्क लिया है और इस तरह से एक बड़ा फ्लास्क लिया है, कुछ इस तरह से। रफ डायग्राम समझना। उसने जो है पूरा जो है कांच का ऐसे एक एपरेटस बनाया। एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, क्या टाइम पास करना है, सुनो। जो भी है ऐसा कांच का एपरेटस बनाया। अब पहले बात मुझे बताओ, उसको जो है आज की कंडीशन पे प्रूव नहीं करना है, फिर तो पब्लिक बोलेगी ना उस समय हुआ था नहीं हुआ था। तो इसलिए एनसीईआरटी कहती है स्टैनले मिलर ने लेबोरेटरी स्केल पर सेम टू सेम कंडीशन क्रिएट करी जैसे प्रिमिटिव अर्थ पर होती थी। या तो वहां पर एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, मतलब ऑक्सीजन नहीं थी। तो उसने क्या किया, उसने इस कांच के एपरेटस पर यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया। चेक करो डायग्राम में, आपको मिलेगा वैक्यूम पंप। अरे मिल गया क्या? तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, इस कांच के एपरेटस में से सारी एयर खींच लेगा, तो ऑक्सीजन भी खींच ली, यानी समझो अंदर कोई हवा नहीं बची है। तो इस वैक्यूम पंप ने किसका काम कर दिया? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ। अब उसने क्या किया, उसने 2 फ्लास्क लिए, सुनते जाओ, एक छोटा और एक बड़ा। छोटा फ्लास्क जो है ना वो प्रिमिटिव ओशन की तरह काम करेगा। वहां का पानी ठंडा था या गर्म था? गर्म। तो उसने क्या किया, इसमें पानी जो लिया है नीचे ऐसे बर्नर लगाया, यानी उबलता हुआ पानी लिया। तो ये छोटा फ्लास्क किसका काम कर जाएगा? प्रिमिटिव ओशन का। फिर याद करो, यहां से जो है भाप उड़ती थी, वाटर वेपर, और वाटर वेपर उड़ के कहां जाती थी? एटमॉस्फेयर। तो ये बड़ा फ्लास्क किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटमॉस्फेयर को। तो यहां पर जो इस तरह से वाटर वेपर तो पहुंच गई, याद करो वाटर वेपर। पर समझो उसने यहां पर 3 और गैस लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। उसने 3 गैस और लिए हैं, 432, एक CH4, एक NH3 और एक H2। बाकी टेस्ट में मुलाकात करेंगे। H2 की जगह N2 कर दूंगा, परेशान मत हो जाना, समझ रहे हो ना बच्चों। तो उसने जो है 432 लिया। वहाँ मॉड्यूल में रेशियो भी है, वो रेशियो इंपॉर्टेंट नहीं है, 2:1:2 नहीं, वो एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। बस इतना याद रखना, अगर पूछा जाए स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसेज ली हैं, तो 4 याद रखिएगा, CH4, NH3, H2 एंड वाटर वेपर, दैट्स इट। पर याद करो टेम्परेचर भी तो ज़्यादा था उस समय, समझो, अरे यूवी रेज आती थी। तो उसने क्या किया, यहां पर टेम्परेचर कितना लिया है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है, टेस्ट में कंफर्म पूछूंगा। ये सबसे आसान सवाल होगा मेरे टेस्ट पेपर का कि स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कितने टेम्परेचर पर परफॉर्म किया। आंसर जाएगा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। पर हाँ, यूनिट चेक करना आपकी जिम्मेदारी है। बाकी एनसीईआरटी का है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैनले मिलर ने अपना एक्सपेरिमेंट कितने टेम्परेचर पर परफॉर्म किया? 800 डिग्री सेंटीग्रेड। और कौन कौन सी गैसेज लिए हैं? वाटर वेपर, एक मिथेन, एक अमोनिया और एक H2। अब याद करो, गैसेस भी ले ली, रिड्यूसिंग भी कर दिया, टेम्परेचर भी ज़्यादा, बिजलियां भी तो कड़कड़ानी है। तो बिजलियां कड़कड़ाने के लिए उन्होंने क्या किया? 2 टंगस्टन की इलेक्ट्रोड डाली। टंगस्टन की क्यों? क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो वो इस हाई टेम्परेचर पर पिघलेंगे नहीं। तो एक को उन्होंने जो है एनोड बना दिया, एक को कैथोड बना दिया, और जैसे ही इनको टकराते थे यहाँ पर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता था, स्पार्क। तो इस इलेक्ट्रिक स्पार्क ने किसका काम कर दिया? लाइटनिंग। अब याद करो, ओपिनियन के हिसाब से आपने गैसेज रख ली, रिड्यूसिंग रख लिया, टेम्परेचर ज़्यादा रख लिया, बिजलियां कड़कड़ा ली, तो इसका मतलब इन चीज़ों को रिएक्ट कर जाना चाहिए। तो ये रिएक्ट कर गई होंगी, अभी नहीं पता कि रिएक्ट करी नहीं करी, मान के चल रहे रिएक्ट कर गई होगी, पर अब बारिशें भी तो करवानी है। तो उसने क्या किया, यहाँ पर कंडेंसर लगाया, जैसे एसी में होता है ना कंडेंसर, कंडेंसर लगाया, इधर से ठंडा पानी डाला, इधर से गर्म पानी निकलेगा। अरे समझो ठंडा पानी डाला, पानी ऐसे ऊपर जाएगा, यहाँ से जो भी चीज़ रिएक्ट करेगी वो नीचे आएगी, इनके बीच में बनेगा काउंटर करंट और हीट का एक्सचेंज हो जाएगा। तो वो गरम मसाला जो भी है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में पिघल जाएगा, यानी क्या हो जाएंगी? बारिशें हो जाएंगी, ऐसा कुछ। फिर यहाँ पर जो है उनको कुछ सॉल्यूशन मिला और इस सॉल्यूशन को उन्होंने बाहर निकाल दिया नल से। और कमाल की बात है, 18 दिन के बाद जब उन्होंने देखा इस सॉल्यूशन में उनको क्या मिल गए? अमीनो एसिड्स मिल गए, दैट्स इट। अमीनो एसिड मतलब सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ओपेरिन की जो केमिकल इवोल्यूशन की बात थी वो सही थी। अरे याद करो, उसने कुछ गैसेज ले ली, कुछ ले ली, टेम्परेचर ज़्यादा लिया, बिजलियां कड़कड़ा दी, बारिश करवा दी। ओपेरिन यही तो कहता था कि एटमॉस्फेरिक गैसेज होंगी, हाई टेम्परेचर होगा, लाइटनिंग होगी, तो ये गैसेज रिएक्ट कर जाती हैं और क्या बनते हैं? सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो उसने सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर दिखा दिए। अगर पूछा जाए स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बनाकर दिखाए थे, तो आंसर जाएगा अमाइनो एसिड। वैसे उसको बहुत सारे अमाइनो एसिड मिले थे, पर कम से कम 3 याद रखना, उसको आग मिली थी, आग, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लाइसिन। वैसे उसको और भी अमीनो एसिड मिले थे,
पर अगर पूछा जाए कि कौन से अमीनो एसिड मिले थे तो हम बता सकते हैं आग, एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लाइसिन। और समझो ये सेम एक्सपेरिमेंट बाद में फिर दूसरे साइंटिस्ट ने रिपीट किया। अरे किसी ने कोई और गैस ले ली होगी, टेम्परेचर थोड़ा चेंज कर लिया होगा और उन्होंने रिएक्ट करवा के दूसरे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाकर दिखा दिए। तो किसी ने एल्डिहाइड बना के दिखा दिया होगा, किसी ने जो है प्यूरिन्स पिरिमिडिन्स बना के दिखा दिया होगा। यानी कुल मिला के कन्फर्म हो चुका है कि एटमॉस्फेयर में गैसेज होती हैं, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होता है, हाई टेम्परेचर होता है, लाइटनिंग होती है, तो ये गैसेज रिएक्ट कर जाती हैं और क्या बनाती हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट्स इट। तो ध्यान रखिएगा स्टेनले मिलर का जो ये एक्सपेरिमेंट था, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस इन फेवर ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ वैसे केमिकल इवोल्यूशन को साबित करने के लिए एक और एविडेंस लिखा हुआ है, एनसीईआरटी का है, एविडेंसेस फ्रॉम मेटियोराइट्स। व्हाट इज मेटियोराइट बच्चों? सर वो टूटते हुए तारे, पिक्चरों में दिखाते हैं सर वो टूटते हुए तारे, हम जो है तारे जमीन पर गिरते हैं, आंखें बंद करके मन्नत मांग लेते हैं। नॉनसेंस, तारे टूटकर जमीन पर नहीं गिरा करते। तारे अगर टूटकर जमीन पर गिर गए तो आपको मन्नत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे जन्नत मिल जाएगी। मैं समझा देता हूं, ये भी समझा देता हूं। मान लो ये हमारी धरती है, धरती जिस पर हम हैं, पर मैं नहीं, पर इसका रेडियस है 6400 किलोमीटर्स, तो डायमीटर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2। ये रहा दूर कहीं सन, ये रहा सन। सो ये तो अर्थ से बहुत छोटा है, तुम्हें छोटा दिख रहा है। ये जो सन जो हमें दिखता है ना, इसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर के 109 टाइम्स ज्यादा है। कितना? 109 टाइम्स ज्यादा है। तो ये जो सूरज आपको दिखता है ना, इसके अंदर 13 लाख धरतियां आ सकती हैं। मैं एग्जैक्ट डेटास बता रहा हूं, टाइम पास नहीं। जो सूरज आपको दिख रहा है ना बेटा, हनुमान जी की तरह उसको एप्पल समझ के खाने के लिए मत कूद पड़ना। जो सूरज आपको दिख रहा है ना, उसमें 13 लाख धरतियां समा सकती हैं। अब मान लो, अगर मान लो, और हाँ, सन इज ए स्टार, और ये एक मीडियम साइज का स्टार है। हमारी गैलेक्सी में और भी बड़े बड़े स्टार हैं। अब सोचो अगर इसका कोई टुकड़ा टूटकर धरती पे गिरा, तुम समझ रहे हो ना, पापड़ बन जाएंगे। और हाँ, बच्चे उसी को कहते हैं सर वो टूटता हुआ तारा है ना। तारे टूटकर नहीं गिरा करते, वो किसी दूसरे प्लेनेट के चट्टान के टुकड़े होते हैं। जैसे मान लो कोई दूसरा प्लेनेट है, वहाँ से मान लो कोई चट्टान टूट गई, कोई रॉक, और वो टूटकर अलग हो गई, और गलती से अगर मान लो ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एरिया में आ गई, तो अर्थ उसको खींच लेती है ना, और फिर वो हाई स्पीड से अर्थ की तरफ आता है। वो दूसरे ग्रह का चट्टान का टुकड़ा है, मीटियोराइट्स, उल्कापिंड, और समझो वो एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से और हाई वेलोसिटी की वजह से आग पकड़ लेता है, इसलिए फिर हमको वो जो है चमकता हुआ दे रहा है। तो हम कहते हैं तारे टूट कर गिर रहे हैं। वो तारे नहीं हैं, वो किसी दूसरे ग्रह के चट्टान के टुकड़े हो सकते हैं। अब कमाल की बात है, कहीं पर मान लो मीटियोराइट गिरा, साइंटिस्ट पहुंच जाते हैं, उनका काम ही यही है। तो जहां जान के मिले। और कमाल की बात देखो, उन मीटियोराइट्स को जब एनालाइज किया तो उन मीटियोराइट के कंटेंट्स के अंदर उनको जो है ऐसे ही प्रोडक्ट्स मिले, ऐसे। इसका मतलब कंफर्म हो चुका है कि जैसा केमिकल इवोल्यूशन ओपेरिन ने हमें धरती पर बताया, मतलब वैसा केमिकल इवोल्यूशन किसी दूसरे ग्रह पर इस समय चल रहा है। पढ़ लो, एविडेंसेस फ्रॉम मीटियोराइट्स लिखा हुआ है। एनालिसिस ऑफ meteorite content also revealed similar compounds indicating that similar processes are occurring elsewhere in space। अब पन्ना पलटो, एक स्पॉटलाइट का बक्सा है, ये भी हम कंप्लीट करेंगे। मुझे बताओ, केमिकल इवोल्यूशन को फेवर करने के लिए आपने कितने एविडेंस पढ़े? दो। मुझे तो दो का मतलब लिमिटेड या अनलिमिटेड हैं? लिमिटेड। उंगली पे काउंट कर रहे हैं? तो समझो केमिकल इवोल्यूशन के लिमिटेड एविडेंस मिले हमको। बायोलॉजिकल का तो वो एविडेंस दे चुके थे, कोइजरवेट। केमिकल के हमको लिमिटेड मिले ना, पर इन लिमिटेड एविडेंस के होने के बावजूद भी ओपेरिन की कहानी का जो पहला हाफ था, मनगढ़ंत कहानी, कंजेक्चर स्टोरी का जो पहला हाफ था केमिकल इवोल्यूशन, उसको मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। पढ़ो बक्सा, लिखा हुआ एनसीईआरटी का है। विद दीज लिमिटेड एविडेंसेस, विद दीज, यहां दीज का मतलब क्या है? वो दो, और लिमिटेड ही तो हैं। देखो लिखा हुआ है, विद दीज लिमिटेड एविडेंसेस द फर्स्ट पार्ट ऑफ द मनगढ़ंत कहानी ऑफ ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी दैट इज केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेड। फिर लिखा हुआ है, दिस वर्जन ऑफ ए बायोजेनेसिस। और फाइनली, आपको समझ में आ रहा है क्या? और फिर नॉन लिविंग से ये जो लाइव बनी है, और इस पूरी कहानी को मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया है। पर अब सवाल ये आता है, उस पहले लाइफ से, सेल से,
ये जो आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनी है ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है, फैसिनेटिंग स्टोरी, जिसका नाम क्या है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। पर उसमें कहीं ना कहीं लिखा हुआ है however the first cellular form of life, second last line, could have evolved into the complex biodiversity today is the दिलचस्प कहानी, fascinating story that will be discussed in organic evolution. What is chemical evolution? एटम से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना। व्हाट इज बायोलॉजिकल इवोल्यूशन? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से पहले लाइफ का बनना और उस एक सेल लाइफ से आज की कॉम्प्लेक्स बायोडाइवर्सिटी बनना, ये क्या कहलाता है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये भी है एक दिलचस्प कहानी जो आप सुनेंगे एमजे सर की जुबानी। थैंक यू सो मच, इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर।